फ्रेंड्स, हमारे क्लिनिक के अंदर जो मैक्सिमम रेस्टोरेशन होती है वो क्लास 2 की ही होती है। चाहे वो हम आरसीटी के बाद कर रहे हो या उससे पहले कर रहे हो, हमारे पास क्लास 2 के पेशेंट सबसे ज़्यादा होते हैं, क्लास 1 से ज़्यादा होते हैं। और जो ये क्लास 2 की रेस्टोरेशन है ये काफ़ी चैलेंजिंग होती है। अगर आपकी रेस्टोरेशन निकल जाए तो एक बैड नेम हो सकता है, आपके पेशेंट का ट्रस्ट कम होगा। तो हम ये चाहते हैं जो ये क्लास 2 रेस्टोरेशन हो स्ट्रॉन्ग रहे, ये निकले नहीं, ताकि हम भी तो कॉन्फिडेंटली फिर पेशेंट्स को बता पाएंगे कि आप यहाँ पे फिलिंग कराएं। तो जी क्लास 2 मैं अपने क्लिनिक में कैसे करता हूँ, उसके लिए मैं अपने 2 पेशेंट्स की वीडियो मैंने बनाई है। आप उनको देखिए, हो सकता है आपको कुछ यूजफुल टिप्स मिलें और आप भी वो सारे स्टेप्स यूज करके एक अच्छी क्लास 2 फिलिंग कर सकते हैं। इस वीडियो को, लाइव वीडियो को देखने से पहले अगर आप मेरी पुरानी वीडियो जिसके ऊपर मैंने पहले वेज के बारे में डिस्कस कर रखा है और मैट्रिक्स बैंड के बारे में डिस्कस कर रखा है, आप उनको देखेंगे तो ये वीडियो आपको ज़्यादा समझ आएंगी। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर छोड़ रखा है। और वीडियो पे चलने से पहले मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलिएगा। मेरे जीडीएस डेंटल एकेडमी के नाम से पेज अवेलेबल है। तो लेट्स जंप इनटू अवर टुडेस वीडियो क्लास 2। फ्रेंड्स, ये मेरे पास पेशेंट है, इसके ऑलरेडी मैंने कैरीज रिमूव करने के बाद टेम्पररी डाल दिया था। और टेम्पररी जो मैं डालता हूँ उसके अंदर कॉटन के अंदर मैं नॉर्मल जो टेम्पररी मटेरियल है और उसके अंदर यूजनॉल को मिक्स करके ये तीनों को मिला के फिर प्लेस कर देता हूँ। इससे क्या होता है कि हमारा जो टेम्पररी मटेरियल वो निकलता नहीं है। और अगर आप जो नॉर्मली प्री फैब्रिकेटेड जो हमारे टेम्पररी मटेरियल आते हैं ओराफिल जी जैसा आता है, वो बड़ी जल्दी डिसलॉज हो जाता है। तो मैंने ये टेम्पररी मटेरियल निकाल रहा हूँ। अब मेरे से प्रोब से नहीं निकल रहा था, तो अब देखिए मैंने स्केलर का थोड़ा यूज़ करके उसको सारे टेम्पररी मटेरियल को निकाल दिया है। अब जो वॉल्स के ऊपर भी जो टेम्पररी मटेरियल है, मैंने स्केलर से उसको क्लीन करना। स्केलर से क्लीन करने का मेरा पर्पस ये है कि मेरा जो डेंटिन है वो और ज़्यादा कट ना हो। आप देख सकते हैं कि वॉल्स ऑलरेडी काफ़ी थिन हो चुकी हैं, मैं और ज़्यादा डेंटिन को डैमेज नहीं करना चाहता। क्या कर रहा हूँ, थोड़ी रिमेनिंग केरीज अगर मेरे को दिख रही है तो उसको रिमूव कर रहा हूँ। और ऊपर से जहाँ पे हमारे मार्जिन है उसको बेवल भी करूँगा मैं उसको, ताकि जो हमारा कंपोजिट है वो अच्छे से मर्ज हो जाए और जब हम टूथ सरफेस से कंपोजिट सरफेस के ऊपर आए तो कोई भी चीज़ ना हो। अब मैं इसको, ये देखिए आप प्री वेजिंग कहते हैं इसको, मैं वेज को सिलेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि कौन सा है। और अब मैं ये मैट्रिक्स भी सिलेक्ट कर रहा हूँ, इसमें लगा के देख रहा हूँ कि मेरी जिंजावल सीट तक ये मेरा मैट्रिक्स आ रहा है या नहीं आ रहा। वो आ रहा था, तो अब मैंने अपना इसके ऊपर ये रिंग भी प्लेस कर दिया है। आप ये देख सकते हैं कि मैं अच्छे से उसको होल्ड कर रहा हूँ ताकि वो एकदम से उछल के बाहर ना आ पाए। अब मैंने मैट्रिक्स लगा दिया है और उसके बाद रिंग भी प्लेस कर दिया। अब मैंने जो सिलेक्ट किया था वेज उसको प्लेस कर रहा हूँ। जब मैंने प्लेस किया तो आप ये देख सकते हैं हल्की फुल्की ब्लीडिंग गम से होने लग गई। उससे वरी ना करें। अगर आपकी टाइट सील होगी और जिंजाइवा से हल्की फुल्की ब्लीडिंग भी हो रही, पहली बात वो स्टॉप हो जाएगी। अगर हो रही है तो वो आपके चैम्बर में नहीं आएगी ड्यूरिंग रेस्टोरेशन। लेकिन अगर आपकी सील कमज़ोर रहती है तो वो फिर जिंजाइवल फ्लोर पे आ जाएगी और आपकी सारी रेस्टोरेशन को फेल कर सकती है। अब मैं इसके अंदर सिलेक्टिव एच करूंगा। आप देख सकते हैं कि मेरे को, मैं सिर्फ इनेमल के सरफेस के ऊपर लगाऊंगा मैं उसको और कहीं नहीं लगाऊंगा डेंटिन के ऊपर, तो अपना एचेंट को प्लेस नहीं करूंगा। इससे क्या होगा कि हमारे को जो पोस्ट ऑपरेटिव सेंसिटिविटी के जो चांसेस होते हैं वो नहीं रहते। लेकिन मैंने सिलेक्टिव एच किया है तो अब आप जानते होंगे कि मेरे को बॉन्ड कौन सा इस्तेमाल करना है। जी यस, आप सही समझे, मेरे को यूनिवर्सल बॉन्ड ही इस्तेमाल करना है, क्योंकि अगर मैं 5th जनरेशन का बॉन्ड इस्तेमाल करूंगा तो मुझे डेंटिन को एच करना पड़ेगा। अब मैं रबर डैम यहाँ पे नहीं लगा रहा हूँ। आप देख सकते हैं मैं कॉटन रोल से उसको आइसोलेट कर रहा हूँ, सारी टंग को दोनों तरफ प्लेस कर दिया है। और ये 3 कॉटन रोल्स मेरे मिनिमम है। और मैं अपर 7 के आसपास भी कॉटन रोल्स लगाना पसंद करता हूँ अगर मुझे लगता है कि पेशेंट के अंदर ज़्यादा स्लाइवेशन है या मेरे को ज़्यादा देर के लिए काम करना है। तो जहाँ से भी अगर हमारा जो स्लाइवा इजेक्ट होता है वहाँ पे आप कॉटन रोल्स प्लेस कर सकते हैं। अब मैं धीरे धीरे उसको ड्राई कर लिया। बेहतर तो क्या होता है, ड्राई करने के लिए आपको चिप ब्लेअर यूज़ करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। अब मैं यूनिवर्सल बॉन्ड अप्लाई कर रहा हूँ एंड जैसा कि आप ऑलरेडी जानते हैं कि ये 20 सेकंड के लिए आपको रब करना है। 20 सेकंड ईच सरफेस का होता है, तो यानी आपको 30 सेकंड मिनिमम या 30-40 सेकंड आराम से उसको रब करना है। जो कि आपको वो 40 सेकंड आपको बहुत ज़्यादा लगेगा जब आप इसको रब कर रहे होगे। उसके बाद आपने ये इसको 2-3 सेकंड्स के लिए एयर ड्राई करना है एंड देन वी हैव टू लाइट क्योर। जो मेरा पहला इंक्रीमेंट है वो मैं आपको जो मेरी वॉल रिप्लेस कर रहा हूँ मैं उसके ऊपर लगाऊंगा। और ये देख सकते हैं कि भी मैं उस वॉल को सबसे पहले बिल्ड कर रहा हूँ जो मेरे को रिप्लेस करनी है।
अब ऐसे इंक्रीमेंट, छोटे छोटे इंक्रीमेंट्स मैं लगाता चलूँगा और मैं सारे का सारे जो ये फिलिंग है वो बल्क फिल मटेरियल से कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे आइवोक्लेयर का बल्क फिल मटेरियल इस्तेमाल करूँ। बल्क फिल वर्ड ही सजेस्ट कर रहा है कि आप इसको थोड़ा सा इंक्रीमेंट ज़्यादा ले सकते हैं, इसको इसके अंदर जो हमारी पॉलीमराइजेशन श्रिंकेज है वो कम होती है। तो अब मैंने जब वॉल बिल्ड करने के बाद अब एक तरफ लिंगुअल वॉल्स को बिल्ड कर रहा हूँ। अब ये लिंक एक तरफ के ऊपर लगाया है। आपको ये इंक्रीमेंट वॉल बाय वॉल लगानी होती है। उसका कारण क्या होता है, ताकि हमें जो पॉलीमराइजेशन श्रिंकेज है उसको मिनिमाइज करना है। जितनी ज़्यादा पॉलीमराइजेशन श्रिंकेज होगी उतनी ज़्यादा वो वॉल्स को पुल करेगा और पोस्ट ऑपरेटिव सेंसिटिविटी हो सकती है। आप धीरे धीरे इसको पैक करते चलिए, वॉल बाय वॉल, कस बाय कस, आपके अपने आप एनेटमी आ जाएगी। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे मेरे को भी देख रहे होंगे कि ये जैसे जैसे बनता जाएगा वो एनेटमी अपने आप बनती जाएगी। आप जितने अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करेंगे उतना ही अच्छे और भी आपका काम आसान हो जाता है। अब जैसे मेरे पास यहाँ पे कोई स्पेशल इंस्ट्रूमेंट नहीं है, जैसे स्टाइल इटालियानो के आते हैं, ये नॉर्मल, मेरे ख्याल से मैंने ये 10-12 साल पहले बाई करे थे गोल्डन इंस्ट्रूमेंट एपीआई के, मैं उसी से फिलिंग कर रहा हूँ। लेकिन इंस्ट्रूमेंट से भी ज़्यादा मुझे ये एप्लीकेटेड टिप अच्छी लगती है, जिससे मैंने बॉन्ड ही लगाया था। मैं उस एक्स्ट्रा बॉन्ड को पहले वाइप कर लेता हूँ और उसको लगा लेता हूँ। लेकिन आप याद रखना ये टेक्निक बिल्कुल गलत है कि बॉन्ड वाली जो एप्लीकेटेड टिप है आपने उससे ही करना है। आपको हीलियो बॉन्ड का इस्तेमाल करना है, लेकिन वो एडिशनल कॉस्ट बढ़ाता है, तो कई बार मैं ऐसे कंजूसी के काम भी कर लेता हूँ। अब मेरे को एक जगह पे ये थोड़ा सा मार्जिन ऐसा लगा कि भाई ये यहाँ पे थोड़ा सा डेफिशिएंट रह गया है, तो मैंने वहाँ पे अपना यूनिवर्सल फ्लो, यानी मतलब कि जो बल्क फिल का ही फ्लोएबल मटेरियल आता है उसको एक्स्ट्रा लगा दिया है उस मिसिंग जगह पे, जहाँ पे मुझे लग रहा था कि पैकेबल वहाँ पे अच्छे से पैक नहीं हो सकता। अब मैंने रिंग हटाने के बाद मैं ये मैट्रिक्स को थोड़ा सा हटाऊंगा और फिर से लाइट क्योर करूँगा। उसका कारण क्या है कि मैं ये बिल्कुल मेक श्योर करना चाहता हूँ कि 100% क्योरिंग हो जाए। अब मैं देखो ये निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, वो मेरे को इतना आसान नहीं होता कई बार ये इसको मैट्रिक्स को निकालना। अब निकाल दिया है मैंने। अब मैं इसको फिर से बर से भी शेप वैसी ही देनी है जैसी आप फाइनल एनाटॉमी की चाहते हैं। अगर आपने पहले तो सारी मेहनत करी, बर को इस तरीके से यूज़ कर लिया कि विदाउट एनाटॉमी, तो एनाटॉमी सारी की सारी ख़त्म हो जाएगी। आप जब जैसे जैसे करेंगे, जो हमारा बल्क फिल मटेरियल है, एक तो ये भी आपका कलर मिमिक कर लेगा। इवन आपको भी कई बार ये नहीं पता लगेगा कि आपने फिलिंग कहाँ करी है। आप देख सकते हैं जो ये मेरे पास जो ये बर है, ये आई थिंक स्टोन बर है, आइवोक्लेयर कंपनी से ही मैंने ले रखा है। गुड काम करता है फिनिशिंग के लिए, पेशेंट के स्मूथ कर देता है। इसके अंदर मैं बहुत ज़्यादा पोस्टीरियर सरफेस में बहुत ज़्यादा पॉलिश नहीं करता। ये स्टोन बर ही मेरे लिए मेरे सफिशिएंट काम करते हैं। इस वक्त आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप कौन से कस्प को ग्राइंड कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। आपका एनेटमी ख़त्म भी हो सकती है, आप ज़्यादा जल्दी करने के चक्कर में बिल्कुल अंडरफिल भी कर सकते हो इसको। तो आपने पेशेंस रख के ही आपने इनको सबको ग्राइंड करना है। कई बार पेशेंट भी थक चुका है, आपको ये भी नहीं बता पाएगा, वो उस वक्त बोलेगा हाई पॉइंट नहीं है, और जब घर अगले दिन जाएगा कहेगा कि भाई मेरे को दर्द हो रहा है यहाँ पे। तो ये सारी बातों का आपने ध्यान रखना है कि ऐसी दिक्कत ना आए। अभी देखो एनाटॉमी काफ़ी अच्छी आई है एंड मैं सेटिस्फाइड हूँ। सेकंड पेशेंट पे चलते हैं। ये मेरे पास 2 प्रीमोलर हैं। दोनों प्रीमोलर के ऊपर मैंने कैविटी प्रिपेयर कर ली है। डाई इंडिकेटेड डाई से मैंने चेक कर लिया कि जो मेरा ये फर्स्ट प्रीमोलर मेरे को थोड़ा हल्का ब्राउनिश लग रहा था, लेकिन मैंने पहले केरीज इंडिकेटेड डाई से कंफर्म किया कि ये कोई और रिमेनिंग नहीं है। अब स्पून एक्सकेवेटर से भी है ना, आपको स्क्रैप करके देखना है कि जो ये आपका डेंटिन है वो अफेक्टेड है या इन्फेक्टेड है। आपको इन्फेक्टेड तो सारा निकालना पड़ेगा, आप अफेक्टेड को छोड़ सकते हो। अगेन हमने इसके अंदर सेलेक्टिव एच करके अपनी बॉन्डिंग कर ली है। अब मैं जो हमारे पास जो 5th नंबर का टूथ है, सेकंड प्रीमोलर, पहले मैं उसको फिल कर दूंगा। वो छोटी कैविटी है, उस छोटी कैविटी को मैं बिना मैट्रिक्स लगाए कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जो जिंजावल और हैंग बनेगा मैं उसको बर से क्लीन कर सकता हूँ। दैट्स वाई आई एम चूजिंग कि भी मैं उसको विदाउट मैट्रिक्स बैंड करूँगा। लेकिन जैसे जैसे आपकी एक्सपर्टीज़ बढ़ती जाएगी, आप दोनों को भी एक साथ आइसोलेट करके आप ये काम कर सकते हैं। कई बार जैसा आप जानते हैं मैं थोड़ा कंजूस डेंटिस्ट हूँ, तो इसके अंदर क्या होता है कि जो आपका मैट्रिक्स होता है वो आपको नियर अबाउट 100 रुपये से 150 रुपये के बीच में पड़ता है। तो मैं वो 100-150 रुपये बचा रहा हूँ और इसको विदाउट मैट्रिक्स यूज़ कर रहा हूँ। आप देखिएगा मैंने भर दिया है और अब मैंने वेज लगा के उसको पहले उस जो 5 नंबर का टूथ है सेकंड प्रीमोलर, उसको फिनिश कर रहा हूँ।
फिनिश करते वक्त मैं ये ध्यान रखता हूँ कि कोई भी जिंजावल ओवरहैंग नहीं रहे। टूथ सरफेस से जब मैं कंपोजिट की तरह कोई भी कहीं पे भी मेरा शार्प एक्सप्लोरर भी ना फंसे, ताकि फ्यूचर के अंदर सेकेंडरी केरीज की जो चांसेस हैं वो ख़त्म हो जाए। आपने अच्छे से चेक करना है और उसके बाद अब हम जो फर्स्ट प्रीमोलर है उसके ऊपर ये मैट्रिक्स बैंड लगा रहे हैं। आप देख रहे हैं अगेन थोड़ी सी जैसे मैंने मैट्रिक्स लगाया वैसे थोड़ी सी ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई। अब मैंने इसके ऊपर ये अपना रिंग भी लगा दिया है एंड इसके बाद हम अपना वेज भी प्लेस करेंगे। कई बार वेज प्लेस करते वक्त जो मैट्रिक्स है वो हिल जाता है, इस बात का आपने ध्यान रखना है कि वो अपने डिस्प्लेस ना हो और एक अच्छा परफेक्ट सील जिंजाइवा के फ्लोर के ऊपर बनाए। अब मैंने जो इसके साथ डेंट स्प्लाई के साथ पेलोडेंट के साथ ये जो ट्वीज़र है ये बहुत अच्छा है, ये अच्छे से अडेप्ट कर देता है उसके साथ में। और ये थिन मैट्रिक्स होने का ये फ़ायदा होता है कि आप इसको है ना एक बार अडेप्ट कर सकते हो, आप इसको कस्टम कंटूर दे सकते हो कि आपको कैसा कॉन्टैक्ट चाहिए, तो मैं बिल्कुल उसको साथ चिपका देता हूँ। मैं एक बार वॉश करके मैं देखना चाहता हूँ कि कहीं से ब्लीडिंग वगैरह तो नहीं आ रही। अब मैंने डेंटिन को प्रोटेक्ट करने के लिए मैं पहले थोड़ा सा टेफ्लॉन मैंने उसके अंदर लगा लिया है एंड नाउ अब मैं सिलेक्टिव एच करूँगा। सिलेक्टिव एच करने के बाद वॉश करने के बाद फिर हम बॉन्डिंग लगाएंगे। अब ये टेफ्लॉन दोबारा से डाला है मैंने। अब मैं टेफ्लॉन डाल रहा हूँ डेंटिन को प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि मेरा जो डेंटिन है उसके ऊपर एचेंट ना लगे। इससे क्या होगा कि हमारे डेंटिन के ऊपर एचिंग नहीं होगी तो हमारे डेंटिन के अंदर पोस्ट ऑपरेटिव सेंसिटिविटी होने की चांसेस कम है। अब अगेन सिलेक्टिव एच करेंगे हम। सिलेक्टिव एच करने के बाद वही 20 सेकेंड रुकेंगे, फिर उसके बाद वॉश कर देंगे। अब मैंने वॉश करके ड्राई कर रहा हूँ। ड्राई करते वक्त आपने ध्यान रखना कि आपका जो डेंटिन है वो कम्प्लीटली ड्राई नहीं होना चाहिए। कम्प्लीटली ड्राई होगा तो कोलेजन फाइबर कोलैप्स कर जाएंगे, पोस्ट ऑपरेटिव सेंसिटिविटी होगी और बॉन्डिंग भी अच्छी नहीं होगी। तो बेस्ट तो आपका चिपलोर ही है, या फिर आप जैसे मैंने किया कि 3 वे सिरिंज को बिल्कुल लाइट प्रेशर के ऊपर एयर ड्राई करना है आपने। अब फिर हमने ये अब यूनिवर्सल बॉन्ड लगा रहे हैं, उसको अच्छे से रब किया और एयर ड्राई किया एंड नाउ लाइट क्योर। अब मैं फ्लोएबल यूज़ कर रहा हूँ यहाँ के ऊपर, ताकि मेरी जो डेंटिन जो जिंजावल फ्लोर है और उसके ऊपर एक अच्छी बॉन्डिंग हो जाए। अब फर्स्ट लेयर मैंने फ्लोएबल लगाने के बाद अब मैं अगेन इसको पहले वॉल बिल्ड करूँगा जो मेरी मिसिंग है डिस्टल वॉल को, और फिर उसके बाद मैं बाकी कैविटी को फिल करूँगा। अब धीरे धीरे आप देखेंगे कि मैं वो उसको जो मिसिंग वॉल है मैं उसको बिल्ड करते जा रहा हूँ। एक और मैंने इंक्रीमेंट ले लिया जो अब, क्योंकि आप ये देख रहे होंगे ये कैविटी ज़्यादा डीप जाता है, वाइड इतनी नहीं है जैसे हमने लास्ट फर्स्ट पेशेंट में देखा। तो मेरे जो इंक्रीमेंट्स हैं वो छोटे हो जाएंगे, क्योंकि वो अगर आप ज़्यादा बड़े लेंगे तो आपके सही से लाइट क्यों नहीं होंगे, पॉलीमराइजेशन श्रिंकेज ज़्यादा होगी और पोस्ट ऑपरेटिव सेंसिटिविटी होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। तो आपने ये छोटे इंक्रीमेंट्स लेने हैं, जितने छोटे लेंगे उतना बेटर है, और आपको वॉल बाय वॉल प्रिपेयर करना है अगर आप कर सकते हो तो। अब मैंने मेरे 3-4 इंक्रीमेंट्स के अंदर ही ये कैविटी पूरी की पूरी फिल हो गई है और मैं अब इसको ऊपर की ऑक्लूजल एनाटॉमी देने की कोशिश कर रहा हूँ। अब ये देखिए मैं पैलेटल कस को बिल्ड करूँगा और फिर उसके बाद बक्कल कस को बिल्ड करूँगा। कस बाई कस करेंगे तो आपको एनाटॉमी बनाने में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी, और आपकी कार्विंग जितनी अच्छी होगी उतनी अच्छी कार्विंग कर पाएंगे, उतनी अनविजिबल आप फिलिंग कर पाएंगे। तो जब आप फ्री टाइम में हो तो आप कार्विंग करने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक ब्लू इनले वैक्स आती है, आप उससे आप एडिटिव कार्विंग करना सीख सकते हैं। अब मैंने ये अपनी रिंग निकाल दी है, इसको मैट्रिक्स को थोड़ा लूज़ करके एक बार फिर से मैं लाइट क्योर कर लूँगा ताकि कहीं से अनक्योर्ड रीजन ना रह जाए। अब ये देखिए मैंने फिर से चेक कर रहा हूँ कि भाई कहीं से कुछ रह तो नहीं गया, और उसके बाद इसको फिनिश कर देते हैं। फिनिश करने के लिए अगेन मैंने स्टोन बर ले रखा है, इसी से फिनिश करता हूँ। पहले ग्रॉस फिनिश करता हूँ, फिर उसके बाद मैं कार्बन पेपर से चेक करता हूँ और फिर उसके बाद फाइनल फिनिशिंग करता हूँ। पोस्टीरियर में मैं बहुत ज़्यादा फिनिशिंग नहीं करता, जितना रिक्वायर्ड है उतनी ही बहुत है। एंटीरियर होता तो पॉलिशिंग भी 15-20 मिनट ले लेती है सारे स्टेप्स को करने के लिए। आपने फिनिशिंग करते वक्त ये ध्यान रखना होता है कि एनाटॉमी ख़त्म ना हो जाए। अगर एनाटॉमी ख़त्म कर दोगे
तो एक पर्सनल सेटिस्फैक्शन जो होती है वो नहीं मिल पाती, चाहे आप पेशेंट तो खुश हो। अब इसी पेशेंट का हमारा जो 6 है वो भी डिस्टली केरियस है, उसके अंदर भी क्लास 2 फिलिंग हमने करनी है। तो अगेन अब मैं ये लगा रहा हूँ, मैट्रिक्स को पकड़ने बार बार स्लिप हो रहा है ये, मैं एक हाथ से पहले उसको मैट्रिक्स को फोल्ड करूँगा और क्लैंप को लगा दूंगा। अब एक बार पहले ये अच्छे से चेक कर लेना चाहिए कि आपका वो जो क्लैंप है, रिंग है, वो अच्छे से सिक्योर हो गई है या नहीं हो गई है। ठीक लग रहा है सब कुछ। अब मैं एक अपना बैच प्लेस करता हूँ। अब ये मेरे पास डायमंड बैच उठा रखा है मैंने हाथ में, इससे बड़ा था, अब मैं थोड़ा सा छोटा लिया है और इसको प्लेस करने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप ये देख सकते हैं कि मेरा गलत प्लेस होने के कारण वो सारा मैट्रिक्स मेरे को निकालना पड़ गया, उसने मैट्रिक्स को ही डिस्टॉर्ट कर दिया। अब अगेन कोशिश, आप स्टार्टिंग में ये मत सोचिएगा कि ये जो एक ही बार के अंदर लग जाएगा, कई बार वो गलती से लग जाता है, सब कुछ ठीक करोगे तो भी जिंजाइवल फ्लोर के अंदर गैप रह जाएगा, ये विद टाइम आता है। अब अगर मैं कोई चीज़ आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ, एक तो ये है कि जो सही है वो उसी की वीडियो बनाई है, दूसरी बात क्या है कि जो कमियां हैं वो धीरे धीरे विद टाइम वो इम्प्रूव होती चली गई। तो आप कोई भी चीज़ करेंगे उसमें टाइम तो लगता ही है सीखने के अंदर। तो एक बार अब मैट्रिक्स दोबारा से हमारी प्लेस हो गई है एंड हम इसको दोबारा से कंटूर कर लेते हैं। अब मेरे को थोड़ा सा डाउट हो रहा है कि ये जो जिंजाइवल फ्लोर है ये और मैट्रिक्स के बीच में ये गैप रह रहा है, और जो ये गैप है ये अगर है तो हमारे लिए ये काफ़ी डेंजरस है, ये जिंजाइवल ओरैंग बना देगा। और वो है, अब धीरे धीरे मैं कॉटन प्लग से उसको वो करके फिर अच्छे से चेक किया। जब मेरे को पूरा तसल्ली हो गई कि भाई यहाँ पे कोई गैप नहीं है, तो ही मैं आगे फ्यूचर के अंदर ये रेस्टोरेशन करूँगा। ठीक है, हमने सिलेक्टिव एच कर रहे हैं, जो कि मैं हर वाइटल टूथ के अंदर सिलेक्टिव एच ही करता हूँ, यूनिवर्सल बॉन्ड ही अप्लाई करता हूँ। और उसके बाद क्योंकि इनके अंदर पोस्ट ऑपरेटिव सेंसिटिविटी के चांसेस कम होते हैं। आपने अच्छे से वॉश करना है, आपका कहीं पे भी कोई भी एचेंट का पार्टिकल नहीं रहना चाहिए। जब आपको बल्कि सारा एचेंट निकल जाए, दिख जाए, तो भी आपने उसके बाद ही 5-10 सेकेंड एक्स्ट्रा एच रिंस करना चाहिए, वो बॉन्डिंग को इम्प्रूव करेगा। आप देख सकते हैं कि अच्छे से जिंजाइवा के साथ मेरा मैट्रिक्स अडेप्ट हुआ है। यूनिवर्सल बॉन्ड अप्लाई कर देते हैं हम एंड अच्छे से रब करके स्प्रेड करके एंड हम इसको लाइट क्योर कर लेंगे। जितनी आपकी डीओ कैविटी है पीछे जाएंगे तो आपके साथ ये लाइट बिल्कुल सीधी पड़े, ये बड़ा चैलेंज होता है। राइट उसके ऊपर पड़े तो आप एक्स्ट्रा क्योरिंग भी कर सकते हैं अगर आपको डाउट हो रहा है कि ये सही से लाइट क्योर हुआ या नहीं हुआ। अगेन अभी तक 2 केस देख चुके हैं, तो हम पहले वही वॉल बिल्ड करेंगे जो हमारी मिसिंग है। आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे छोटे छोटे इंक्रीमेंट्स में लगा रहा हूँ, वॉल बाय वॉल उसको बिल्ड कर रहा हूँ। सारी वॉल पे एक साथ नहीं लगाना होता, नहीं तो कंपोजिट श्रिंक होगा और सारी वॉल्स को अपनी तरफ खींचेगा। वॉल बाय वॉल आपने बिल्ड करना है, लेयर बाय लेयर करना है, इंक्रीमेंटल लेयर करनी है। आपने जैसे फाइनल ईयर में पढ़ा होगा, एक सी फैक्टर नाम की एक चीज़ हुआ करती थी, उसका ध्यान रखना है आपने। धीरे धीरे आप कस बाई कस भी इसको बिल्ड करते चलो, जैसे ऑलरेडी आप 2 केस में देख चुके हो, आपकी एनाटमी अपने आप अच्छी आ जाएगी। अब जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी एनाटमी अच्छी आएगी।
फ्लैट रखने की कोशिश मत करिए, हर केस को चैलेंजिंग लीजिए, उसमें एनाटमी देने की कोशिश करिए, तभी आप धीरे धीरे इम्प्रूव हो पाएंगे। अब मैं इमेज भी निकाल लेता हूँ, मैट्रिक्स भी निकाल लेता हूँ। जो ये मैट्रिक्स है, अब ये देखो आसानी से निकल गई। अब मुझे यहाँ पे डाउट हो रहा है कि ये मतलब कि जो टाइट कॉन्टैक्ट है वो बना या नहीं, कहीं इट्स हमारी फिलिंग करने के बाद भी यहाँ पे फूड लॉजमेंट होती रही तो कंप्लेन आएगी पेशेंट को, सेकेंडरी केरीज होगी और हमारी रेस्टोरेशन फेल हो जाएगी। तो मैं फाइनल से एक बार फ्लोस से भी चेक करूँगा कि ये यहाँ पे कोई फूड लॉजमेंट का कोई कारण तो नहीं बनेगा। अगेन हम उसको पहले ज़्यादा मेरे को लग रहा था तो डायमंड कोटेड बर से पहले मैंने उसको ग्रॉसली फिनिश कर लूँगा, फिर उसके बाद मैं अगेन स्टोन बर से उसको अच्छे से फिनिश करूँगा। बिल्कुल जैसे टूथ की एनाटमी है वैसे ही आपको बर को भी यूज़ करना है, नहीं तो आपकी रेस्टोरेशन बिल्कुल फ्लैट हो जाएगी। अब ये देखिए मैं फ्लॉस से चेक कर रहा हूँ कि मेरे को रेजिस्टेंस मिल रही है या नहीं। फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूं कि ये सारी चीज़ें देखने के बाद आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया हो गया होगा कि क्या किन बातों का ध्यान रखना है, आपने कैसे परचेज करने हैं मैट्रिक्स बैंड, कैसे उसको फिर प्लेस करना है। और अगर ये सारा सब कुछ आप जल्दी से सीखना चाहते हैं तो GDS डेंटल एकेडमी को ज्वाइन करना ना भूलिए। यहाँ पे हम आपको प्रैक्टिकली ये सारी चीज़ें पेशेंट के ऊपर सिखाने में आपको मदद करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर वॉचिंग अदर यूजफुल वीडियोज। थैंक यू।